हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुमन चौधरी। आज की क्लास होने वाली है मध्य पूर्व का संकट यानी पार्ट 4। आज की क्लास पार्ट 4 है बच्चों। जिन बच्चों ने पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो पहले आप पार्ट 3 देख के आ जाओ, आपको समझ आ जाएगा, तब आपको आज का पार्ट 4 समझ आएगा। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, हम वो चैप्टर कर रहे हैं। तो जैसा मैं आपको कल बताया था, सब कुछ जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, तो आज हम बात करने वाले थे मध्य पूर्व का संकट। मध्य पूर्व के संकट के अंदर मुख्य रूप से हमें दो विषयों पर बात करनी है, यानी हमें केवल इसमें दो विषय यानी दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अंदर मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मध्य पूर्व के अंदर हमें दो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है अफगानिस्तान संकट और दूसरा है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो पहले अफगानिस्तान संकट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रथम खाड़ी युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अफगानिस्तान, तो हम अफगानिस्तान से स्टार्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था यानी वहाँ पर शासन, राजनीतिक शासन चलता कैसे था, तो हम उसकी बात पहले करेंगे, तब चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अफगानिस्तान विश्व युद्ध एवं शीत युद्ध दोनों से अलग रहा, यानी अफगानिस्तान का ना तो विश्व युद्ध में कोई रोल था और ना ही शीत युद्ध में कोई रोल था, यानी दोनों से ही ये ऑल द टाइम अलग रहा। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं है और शीत युद्ध में भी ये नहीं था। 1960 में अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह द्वारा राजनीतिक बदलाव किए गए, यानी वहाँ राजा का शासन था जिसका नाम था जाहिर शाह। क्या नाम था बच्चों? जाहिर शाह। उन्होंने राजनीतिक बदलाव किए, वो यानी उन्होंने उस टाइम पे कुछ 1960 में अपने राजनीतिक में कुछ बदलाव किए। अफगानिस्तान में चुनाव करवाए गए। अब वहाँ पे राजा तो शासन है, वहाँ उन्होंने पर क्या करा है, कुछ बदलाव किए और वहाँ पर चुनाव करवाए गए। लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए और उस चुनाव में क्या मिला, लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार दिए गए। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी महिलाओं के पढ़ाई लिखाई पर उस समय जोर दिया गया। और 1973 तक आते आते राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया, यानी उनके जो चचेरे भाई है उन्होंने 1973 में उनके सीट से यानी उनके राजा के पद से उन्हें हटा दिया और स्वयं को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री बन गए। यानी स्वयं वो क्या बन गया, अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। शॉर्ट में हमेशा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ ताकि स्टोरी आपके दिमाग में छप जाए। अफगानिस्तान ना तो शीत युद्ध में है और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, यानी किसी भी विश्व युद्ध में नहीं था। 1960 में जो वहाँ के राजा है जाहिर शाह, उन्होंने राजनीतिक बदलाव किए। उन्होंने अफगानिस्तान में चुनाव करवाया, लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। और 1973 में 1973 में जो उनके चचेरे भाई है दाऊद खान, उन्होंने क्या करा, उनको हटा दिया और खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है बच्चों, समझ आया ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है समाजवादी हस्तक्षेप। समाजवादी किसका था? यूएसएसआर का था। याद है ना आपको, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का। तो देखो 5 साल बाद यानी 1978 में 1973 में कौन बन गया है, उसका चचेरा भाई बन गया ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो उसके 5 साल बाद यानी 1978 में पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने दाऊद खान की सरकार को तख्ता पलट कर दिया। यानी वहाँ पर जनताओं द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम पड़ा पीपल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA। इन्होंने क्या करा, दाऊद खान यानी जो ज़बरदस्ती राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने थे उनका तख्ता पलट कर दिया। और PDP ने एक समाजवादी पार्टी थी, यानी ये समाज के हित में कार्य करती थी। जो USSR था वो भी क्या था, वो इसी चीज़ को फॉलो करता था कि सारे जो कार्य होंगे समाज के हित में होकर किए जाएंगे, जिसमें समाज का भला होगा। इन्होंने भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों से ज़मीन लेना शुरू कर दिया जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और इन ज़मीनों को उन लोगों को बांटने लगे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। अब इन लोगों ने क्या करा, PDPA पार्टी ने इन लोगों ने ना जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जिन लोगों के पास, वहाँ उनसे ज़मीन छीनने लगे और जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन लोगों को ज़मीन बांटना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, कौन? PDPA। इस पार्टी ने ऐसा कार्य किया। पहले उन्होंने दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, यानी उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उनसे ज़मीन छीनकर गरीब लोगों के पास जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको बांटना शुरू कर दिया। इस वजह से अफगानिस्तान के गाँव के लोग सरकार से नाराज़ हो गए, यानी इस सरकार से, PDPA से क्या हो गए, नाराज़ हो गए कि ये कैसा कार्य कर रही है। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया सरकार के तहत कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई पर वह इसमें कामयाब नहीं रही। सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करी परंतु सरकार इसमें क्या रही,
कामयाब नहीं रही। शॉर्ट में अगेन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो 5 साल तक दाऊद खान ने राज किया अफगानिस्तान पर। उसके बाद पीपल डेमोक्रेसी पार्टी का गठन होता है, वो इस सरकार का तख्ता पलट कर देती है। और पीडीपी समाजवादी पार्टी थी, यानी जनता के हित में ये कार्य करती थी। इन्होंने क्या किया, उन लोगों से ज़मीन छीनना शुरू कर दिया जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन हुआ करता था, और उनको गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। इस वजह से जो गांव के लोग थे वो सरकार से नाराज़ हो गए और लोगों ने इस चीज़ का विद्रोह करना शुरू कर दिया। सरकार ने इस विद्रोह को समाप्त यानी दबाने की कोशिश करी, परंतु इसमें कामयाब नहीं रहे। तो ये थे समाजवादी हस्तक्षेप, ठीक है। यानी अब वहाँ की सरकार हट चुकी है, अब वहाँ पे समाजवादी सरकार चल रही है। अब हम पढ़ते हैं यूएसएसआर और अफगानिस्तान। यानी अब यूएसएसआर और अफगानिस्तान का ताल्लुक देखेंगे कैसे बनता है। तो अफगानिस्तान में बनी समाजवादी सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी। यानी जब वहाँ की अफगानिस्तान की सरकार से उस विद्रोह पर कंट्रोल नहीं पाया गया, तो उस सरकार ने, अफगानिस्तान की सरकार ने यूएसएसआर की सरकार से क्या मांगी, हेल्प यानी मदद मांगी, क्योंकि ये इसी के विचारधारा पर चल रही थी ना। तो इसलिए इसने अफगानिस्तान ने यूएसएसआर से मदद मांगी और सोवियत संघ ने इसकी मदद करते हुए उन्हें हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। यानी अफगानिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्हें वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई, जैसे कि हथियार और अन्य सामग्री, चाहे वो सैन्य हो या कोई भी उपकरण हो, सारे उपलब्ध करवाए गए। किसने करवाया बच्चों? यूएसएसआर ने उपलब्ध करवाया। फिर भी लोगों ने विद्रोह पर काबू नहीं पाया गया, परंतु उसके बावजूद भी जो अफगानिस्तान है उन्होंने उस विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका। व्यवस्था को खराब होते हुए देखकर 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। यानी जब यूएसएसआर ने देखा कि अफगानिस्तान उस मामले को संभाल नहीं पा रही है, तो यूएसएसआर ने क्या करा, अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेज दिया कि भाई तुम जाके अब इस चीज़ को संभाल लो। 34 मुस्लिम देशों, 34 मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सोवियत संघ की सेना को अफगानिस्तान में भेजे जाने का विरोध किया गया। यानी इस चीज़ का विरोध किया गया 34 मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा कि आपने, यूएसएसआर आपने गलत किया है, आपको अपनी सेना अफगानिस्तान में नहीं भेजनी चाहिए थी। पर सोवियत संघ ने किसी की भी नहीं सुनी। उसने अफगानिस्तान के शहरों और वहाँ की संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा जमा लिया और उसने अपने सैनिकों के द्वारा जो अफगानिस्तान था उसके शहरों पर और जितने भी संचार की व्यवस्था थी उस पर सारा कंट्रोल पा लिया। ठीक है बच्चों, यानी इस टॉपिक में हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान है, जब उससे चीज़ें नहीं संभल रही थी, विद्रोह ना संभल रहा था, तो उसने हेल्प मांगी। किससे? यूएसएसआर से हेल्प मांगी। यूएसएसआर ने उसकी हेल्प करी। पहले तो हेल्प करी हथियारों और सैन्य से कि भाई चल तू सही हो जा, तो अपना कर ले। परंतु जब उससे फिर भी काबू नहीं पाया गया, तो 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना ही वहाँ पर भेज दी ताकि वो वहाँ पर कंट्रोल पा सके। और उसने ऐसा किया भी। उसने अफगानिस्तान के शहरों पर और संचार व्यवस्था पर क्या पा लिया? काबू पा लिया। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान युद्ध, यानी अफगानिस्तान के अंदर अब युद्ध होने वाला है 1979 से लेके 89 के बीच में। यानी इस टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है, इस दौरान अफगानिस्तान के लोगों और सोवियत संघ की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान में अफगानिस्तान के लोग जो है ना, लोग यानी पीपल, और सोवियत संघ की जो सेना, इनके बीच में क्या शुरू हो गया? युद्ध शुरू हो गया। यानी एक तरफ है अफगानिस्तान के लोग और एक तरफ है सोवियत संघ की सेना, इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। और अफगानिस्तान के लोगों ने इसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बच्चों? धर्म युद्ध का नाम दे दिया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया गया। अब जब अमेरिका ने देखा कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, अमेरिका को रहा नहीं गया, अमेरिका ने क्या करा? उन लोगों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो, एक तरफ यूएसएसआर देश का अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका लोगों की सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से दोनों महाशक्ति अफगानिस्तान युद्ध के आमने सामने आ गए। और इस तरह अफगानिस्तान के युद्ध में एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ, ये दोनों आमने सामने आ गए। ओसामा बिन लादेन भी इस युद्ध में शामिल थे, और जो ओसामा बिन लादेन थे ना, वो भी इस युद्ध में शामिल थे। और इसी युद्ध की शुरुआत हुई तालिबान, अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की। और इसी युद्ध के साथ ना तालिबान, अलकायदा जैसे संगठनों, आतंकवादी संगठनों का क्या हो गया? उदय हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था थोड़ा सा अपना युद्ध का माहौल। कहाँ पर? अफगानिस्तान में कौन कौन सामने आ गए? एक तरफ था लोगों की सपोर्ट करता हुआ अमेरिका और एक तरफ था देश की सपोर्ट करता हुआ अफगानिस्तान, यानी सरकार की सपोर्ट करता हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर युद्ध की समाप्ति। अब अफगानिस्तान युद्ध की क्या हो जाएगी? यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। गोरबाचेव आपको याद है ना, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 के अंदर।
तो 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए। आपको पता है इन्होंने बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, परंतु वो विफल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया और 89 तक सोवियत सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर आ चुकी थी और राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया कि भाई हमारी जितनी भी सेना अफगानिस्तान में है ना, उन सबको क्या करो, आप लोग वापस सोवियत संघ बुलाओ। और 1989 तक आते आते सोवियत सेना जितनी भी थी सारी अफगानिस्तान से बाहर जा चुकी थी। इस तरह अफगानिस्तान युद्ध का अंत हुआ और इस तरह जाकर अफगानिस्तान युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था। यानी अगर ये राष्ट्रपति नहीं बनते तो ये युद्ध और लंबा चल सकता था। तो इस द्वारा इसकी क्या हो गई, अंत हो गई। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, अफगानिस्तान द्वारा युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी अफगानिस्तान में क्या हो गया, युद्ध की समाप्ति हो गई। तो इसके बाद क्या हो रहा है, तो यूएसएसआर की सेना से बाहर जाने के बाद भी अफगानिस्तान की समस्या ख़त्म नहीं हुई। यानी सेना वेना सब युद्ध सब टल चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, परंतु वहाँ की जो समस्या है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वहाँ पर अब गृह युद्ध, यानी अब उनके देश में ही अब युद्ध होने लग गए थे। उन्हीं सब आतंकवादी गुटों के बीच जो इस दौरान विकसित हुए थे, जैसे कि अलकायदा, तालिबान और अन्य गुट। और इन्हीं सब वजहों से यहाँ पर अन्य गुटों का भी विकसित हो गया। जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, जैसे अलकायदा, तालिबान जैसे गुट का क्या हो गया, यहाँ पर विकसित हो गए और मजबूत होते चले गए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ था युद्ध समाप्ति होने के बाद भी। ठीक है, हम पढ़ते हैं खाड़ी युद्ध। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, खाड़ी युद्ध। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था ना, हम 2 टॉपिक्स के अंदर मेन पढ़ने वाले हैं। कौन गए, ये प्रथम खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान का संकट। तो अफगानिस्तान का संकट तो हमने पढ़ लिया, तो अब जान लेते हैं खाड़ी युद्ध क्या है। ठीक है, तो देखो 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। यानी 1990 में इराक जो है, इराक एक देश है, कुवैत भी एक देश है। तो इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की कोशिश की गई पर इराक नहीं माना। अब इराक को बोला गया कि यार कुवैत को तुमने क्यों क्या पकड़ा हुआ है, कब्जा क्यों इस पर किया है, इसको छोड़ो। परंतु इराक नहीं माना, उसने इसको नहीं छोड़ा है। इस दौरान यूएनओ ने इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दी थी। अब जब ये बात से जब नहीं माना, इराक बात से नहीं माना, तो बोला गया यूएनओ ने, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अब इस पर बल का प्रयोग करो और इसको छुड़वाओ कुवैत को। इस दौरान अब इस सैन्य अभियान का नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी इराक को कुवैत से छुड़वाने के लिए इस ऑपरेशन का नाम क्या पड़ा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है बच्चों, यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। अब यूएनओ की जो सेना है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सेना है, उसको इराक में भेजा गया ताकि वो हमला कर सके। ये सेना वैसे तो 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, पर इसमें 75% सैनिक अमेरिका थे। यानी यूएनओ के अंदर जो 34 देश की जो सेना मिलीजुली थी ना, उसमें 75% केवल अमेरिका के ही सैनिक थे। इस सेना के जनरल भी अमेरिका ही थे और इसके जो जनरल थे, यानी हर सेना का टुकड़ा का एक जनरल होता है जिसका कर्तव्य होता है सेना का संचालन करना। तो इसका जो संचालन यानी जनरल था वो भी कौन था, अमेरिका ही था। सद्दाम हुसैन उस समय इराक के राष्ट्रपति थे। यानी जो सद्दाम हुसैन थे ना, वो उस टाइम क्या थे, इराक के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि यह जो जंग होगी ना, वो 100 जंगों की एक जंग होगी। मतलब उन्हें हराना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, ये इराक बोल रहा है। किसको बोल रहा है, यूएनओ की सेनाओं को बोल रहा है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इराक ही बहुत आराम से हार गया। और कुछ ही दिनों में क्या हुआ, इराक को हार मानना पड़ा, झुकना पड़ा। कुछ दिनों में हार गया और उसे कुवैत को छोड़ना पड़ा, और उसे क्या, कुवैत को रिहा करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इस युद्ध में अमेरिका के स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। यानी अमेरिका ने पहली बार अपनी जो इसके पास जितनी शक्तियाँ थी ना, उसका जम कर इसने इस्तेमाल किया। क्योंकि 75% सेना अमेरिका की है, तो सारा जो चीज़ें था ना अमेरिका का ज़्यादा था। उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन, बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया, दिखाया। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। यानी इसमें इन्होंने स्मार्ट बम्स का भी यूज़ किया था, तो इसे कंप्यूटर युद्ध का नाम भी दिया जाता है। साथ ही साथ इस युद्ध को टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया, जिस वजह से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। यानी इस युद्ध का ना सीधा प्रसारण टीवी पर लाइव चल रहा था, तो इसे वीडियो गेम का भी नाम दिया गया। यूएनओ द्वारा लिए गए इस फैसले को नाटकीय इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले कभी भी यूएनओ द्वारा कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया था। अब लोगों ने, यानी अन्य देशों ने क्या बोला कि यूएनओ नाटक करता है, ऐसा तो इसने कभी नहीं किया था, परंतु इसने इस बार ऐसा ही क्यों किया। तो ऐसा कुछ बातें लोगों में बनने लगा था, और इस तरह जो अपना कुवैत है वो आज़ाद हुआ। किससे, इराक से आज़ाद हुआ। दोबारा शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो दोबारा बताता हूँ। 1990 में जो इराक है वो कुवैत पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है।
इराक को समझाया जाता कि आप कुवैत को क्या कर दो, छोड़ दो। यूएनओ ने समझाया पर वो बात से नहीं माना, तो अब यूएनओ ने बोला अब इसको बल से प्रयोग करो, उससे हमला करो और कुवैत को कैसे भी करके छुड़ाओ। तो इसी चीज़ को डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। अब यूएनओ की सेना भेजी गई कहाँ पर, इराक में भेजी गई। इसमें 34 देश की सेना थी, परंतु 75% सैनिक अमेरिकन थे और अमेरिका के थी, और जनरल भी कहाँ का था, अमेरिका का ही जनरल था। सद्दाम हुसैन तो उस टाइम के इराक के राष्ट्रपति थे। वो कहते हैं मुझे हराना पाना इतना आसान नहीं है, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में जो इराक होता है वो हार जाता है और जो कुवैत है उसको आज़ाद करना पड़ता है। इस युद्ध में अमेरिका ने पहली बार अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया था, अच्छे से प्रयोग किया था, दिखाया था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और इसी युद्ध को जो है अपना स्मार्ट बॉम्ब और कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, बिकॉज इसका जो सारा युद्ध का जो प्रक्रिया था वो सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। और यूएनओ का कुछ लोगों ने विरोध गलत भी बोला कि आपने नाटकीय रूप किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हुआ था आपका पहला प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और चैप्टर भी इसी के साथ एंड होता है। अगर कोई टॉपिक मिस हुआ है तो मैं आपको दूसरी वीडियोज़ में करवा दूंगा। कुछ ना समझ आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। थैंक यू सो मच।